प्रिय लर्नर्स, आज इस स्टूडियो में इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज एक और अणुसंख्या गुणधर्म जो बड़ा महत्वपूर्ण है वह है क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आज हम क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के आए हैं और इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं, तो वो हम यहाँ देखते हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट किसी द्रव का वाष्प अवस्था में बदलने वाला वह बिंदु है जिस पर वाष्प अवस्था जब उस द्रव की साम्य अवस्था में आ जाती है और तब वो वाष्प दाब यदि वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। पर हाँ, एक बात मैं आपको कह दूं कि ये बॉइलिंग पॉइंट प्रत्येक पदार्थ के लिए एक निश्चित ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर फिक्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 या 273 केल्विन। ठीक है। तो इसलिए ये उसका क्या होगा, 273 नहीं, 373 केल्विन। 273 का मतलब 0 होता है, तो 373 केल्विन या 100 डिग्री सी, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। देखिए, एक बात बताऊं कि जो क्वथन है वो क्वथन वायुमंडलीय दाब के साथ बदल जाता है। अब जैसे मान लीजिए कुकर है और कुकर में आप किसी जल को या किसी द्रव को उबाल रहे हैं तो वहां उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। कारण क्या है कि वहां वाष्प दाब बढ़ जाता है। और इसी तरह से वायुमंडलीय दाब, वाष्प दाब नहीं, वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है कुकर में, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। और ऐसे ही पहाड़ों पे जब हमारा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो वहां पर हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है। तो इस तरह से ये बदलते रहते हैं, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हमने एक निश्चित ताप पर और एक वायुमंडलीय दाब पर फिक्स किए हुए हैं, तो उनको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है। तो जहां वो द्रव में बदलता है वो बिंदु बदलता रहता है। अच्छा, अब ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहां हम दूसरी बात करते हैं। अब देखिए, यहां आपको ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये जो हमने वक्र खींचा है ए, तो ये ए वाला वक्र हमारा किसका है, शुद्ध विलायक का है। ये हमारा क्या है, शुद्ध विलायक है। ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे विलयन है। ठीक है। जिसमें विलयन बी की सांद्रता, विलयन बी की सांद्रता विलयन सी की सांद्रता से कम है। ठीक है। तो अब ये देखिए क्या हुआ कि शुद्ध विलायक, मान लीजिए P0 एक वायुमंडलीय दाब है, तो P0 उसका वाष्प दाब है, तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा TB है, शुद्ध विलायक। ठीक है। इसी तरह से जब इसमें हमने कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया है तो पहले विलयन के लिए ये हमारा P10 वाष्प दाब बन जाएगा उसका विलयन का, और तब हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा TB हो जाएगा, T1। ठीक है। अब क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, जिसकी सांद्रता अधिक है, तो वहां हमारा P2 इसका वाष्प दाब है
और यहाँ पर T2 हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से TB जो बॉइलिंग पॉइंट है इज ग्रेटर देन T1 इज ग्रेटर देन T2। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है उससे जो पहला विलयन है उसका पहले जो हमारा शुद्ध विलायक है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दूसरा विलायक बी से अधिक कम होगा, और विलायक विलयन बी जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो विलयन सी से कम होगा। ठीक है, तो ये बात आपकी यहां तक समझ में आ गई। तो अब हम इसे यहां एक और बात लिख सकते हैं कि विलयन एक के लिए, यही लिख लीजिए इसको, पहली बात विलयन एक के लिए, ये विलयन एक है हमारा, ये विलयन दो है, ये एक है ये दो है। ठीक है, तो विलयन एक के लिए, विलयन एक के लिए क्या निकल के आता है हमारा T1 माइनस TB, T1 माइनस TB इक्वल टू, अब ये हमारा क्या निकल आएगा, उसका उन्नयन निकल आएगा। ठीक है, डेल्टा T निकल जाएगा। ठीक है, और ये है विलयन एक के लिए क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, TB1 कर लीजिए पहले। ऐसे ही दूसरे विलयन के लिए T2 माइनस TB इक्वल टू डेल्टा TB2। ये दोनों विलयनों के लिए क्वथनांक में, ठीक है, ये विलयन दूसरे के लिए क्वथनांक में उन्नयन है। तो उन्नयन कितना निकला, देखिए विलयन एक के लिए ये TB1 और यहां से यहां तक विलयन दो के लिए TB2। तो ये आपको बात समझ में आ गई, ये निकला है। ठीक है, अब क्वथनांक में उन्नयन के लिए हम यहां से एक व्यंजक प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप देखिए, अब दो त्रिभुज बनते हैं, त्रिभुज, अब हम इसको ऐसा कर्व न मान के इसे एक सीधी रेखा मान लें तो दो त्रिभुज बन गए हमारा। त्रिभुज ABD और ACE, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE, त्रिभुज ACE में। अब ये देखिए देखें तो ये त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE कैसे हैं, समरूप त्रिभुज है। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि समरूप है इसलिए त्रिभुजों के नियम से AB बराबर AC, AB बटे AC इक्वल टू, AB और AC एक जैसे होंगे और AD और AE एक जैसे, AD और AE ये एक जैसे, AB ये वाला
और ए सी ये वाला, ठीक है, एक जैसे होंगे, समान नहीं कह रहा, बराबर नहीं कह रहा, और ए डी ये वाला और ए ई ये वाला, ये कैसे होंगे, समरूप होंगे। इसलिए अब इसके मान हम रख सकते हैं। ए बी का मान हमारे पास क्या है, T1 माइनस टीबी। ए ई का मान हमारा कितना है, या इक्वल टू T1 माइनस टी बी। इसी प्रकार से ए सी का मान कितना है, ए सी का मान हमारा है T2 माइनस टीबी, T2 माइनस टीबी, ये यहां हमने निकाल रखा है पहले, ठीक है, इक्वल टू, अब ए डी क्या है, ए डी ये हमारा क्या है, वाष्प दाब में अंतर है, ये हमारा वाष्प दाब में अंतर है। ये प्योर विलायक का और पहले विलयन के वाष्प दाबों का अंतर है। तो ये कितना है, P0 हमारा ये प्योर विलायक का है, माइनस P1, ये P1 हमारा दूसरे विलायक, पहले विलायक का है। अब अपन ऐसे ए ई, अब ये क्या है, ये हमारा पहले विलायक का शुद्ध विलायक का, माइनस ये हमारे दूसरे विलयन का P2। तो इस तरह से हमने, ये आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयनों के वाष्प दाब से अधिक है, तो वो हमने इस तरह से लिख दिया है। अब ये बात आपकी यहां तक समझ में आ गई। ये शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है, ये विलयन 1 का वाष्प दाब है, ये विलयन 2 का वाष्प दाब है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट डेल्टा टी, अब क्योंकि इन दोनों का अंतर है ये, तो इसे हम लिखते हैं डेल्टा टी बी 1 अपॉन डेल्टा टी बी 2 इक्वल। ऐसे ही हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2, क्योंकि ये अंतर है, इसलिए अंतर को हम यहां डेल्टा से दिखाते हैं, तो हमने इस तरह से लिख दिया है, ठीक है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई है। अब आप ये जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है। क्वथनांक में, चलो इस कलम से, क्वथनांक में उन्नयन वाष्प दाब के समानुपाती, चलो दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, अब मान लीजिए ये डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी डेल्टा पी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट के नियम से, और राउल्ट का नियम ये कहता है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के
बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। और विलेय का मूल प्रभाज्य क्या है? n/n + n। ठीक है, जो ये जो संख्या है, यदि विलयन तन है हमारे लिए, अत्यंत तन है, तो ये हमारा n/n के बराबर हो जाता है। तो ये वास्तुता P0 - P/P इक्वल टू हो जाएगा n/n इक्वल टू W/m बटे W'/m' या इक्वल टू W/m इंटू m'/W'। इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, या इसे हम डेल्टा P लिख सकते हैं, मानो वास्तव में अंतर। तो डेल्टा P, ये P0 है, डेल्टा P इक्वल डेल्टा P/P0, ये वाला इक्वल, ये हो गया हमारा इस के बराबर W/m'/m। देखिए ये डैश मैंने विलायक पर लगाया है और बिना डैश वाला ये विलेय के लिए। यहाँ ये W ग्राम में मात्रा है और m उसका अणुभार है। ये मैं आपको बार बार बताए चलता हूँ क्योंकि सवालों में इसकी जरूरत रहती है। ठीक है, या डेल्टा P इक्वल या डेल्टा P इक्वल टू P0, यहां से P0 इंटू, अब हम क्या ले लेते हैं, m, P0 इंटू m अणुभार विलेय इंटू, अब जो जो शेष बचेगा उसे हम ले लेते हैं। तो अब शेष से हमारा क्या बचा, W/W' इंटू m', ये बचा हमारा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये नियतांक है, एक नियतांक मान लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है तो ये एक हमारी नियतांक है। तो इस प्रकार डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ, W/W' इंटू m'। ठीक है, अब ये W'/m' क्या है, ये हमारा डेल्टा टीवी के बराबर है, डेल्टा टीवी के बराबर है, इसके बराबर डेल्टा P ये इसके बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं डेल्टा टीवी। ठीक है, तो इसे प्रोपोर्शनल टू, ये किसके हो गया, या डेल्टा टीबी, समझ गए ना, इस समीकरण से डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू W/W' इंटू m'। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई यहां पर। अब यदि विलायक का द्रव्यमान मान लीजिए किलोग्राम, 1 किलोग्राम हो, तो W/W'/m' ये क्या हो जाएंगे, ये हमारा मोललता हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, मोललता हो जाएगी। यदि यहां हम ये जो विलायक है उसका मान 1 किलोग्राम को ले लेते हैं, चलो यहां लिख देता हूं, यहां लिख
यहां के बाद, ठीक है, यहां की बात लिख लीजिए। यदि विलायक 1 किलोग्राम है तब ये W/W' ये क्या हो जाएगा, 1 मोल। W/W'(M' 1 बराबर 1 मोलर होगा, ठीक है। अतः क्या निष्कर्ष निकला कि डेल्टा टीवी इज प्रोपोर्शनल टू किसके, मोलरता। ये एम क्या है हमारे, मोलरता है, मोलरता। तो ये एक निष्कर्ष निकला कि, और ये एक हमारा समीकरण भी बन गया, ठीक है। इसे हम कोई समीकरण दे सकते हैं, कोई समीकरण का नाम दे दीजिए, तो ये एक समीकरण बन गया। तो अब ये हमारा एक निष्कर्ष निकल के आया कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, निष्कर्ष, चलो मैं मिटा के ही लिखता हूं, नोट कर लिया होगा आपने, अब यहां पर लिख देता हूं, लिख दें यहां पर। तो क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक उस स्थिति में विलयन के क्वथनांक में, विलयन के क्वथनांक, विलयन के क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होता है, ठीक है। जबकि विलयन की मोलरता 1 है, विलयन की मोलरता 1 है, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष निकला, जबकि विलयन की मोलरता 1 है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखिए, हाँ, एक बात और मैं यहां बता दूं कि जो मोलर उन्नयन स्थिरांक जो है, जिसे हम केवी से दिखाते हैं, अब इस प्रोपोर्शनल को टी को हटाएंगे ना हम, तो यहां के बी लग जाएगा। देखिए इसी को अब हम देखें, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। तो ये क्या हुआ हमारा, मोलर उन्नयन स्थिरांक हुआ, ठीक है। तो इसका मान यदि मोलरता 1 हो, तब जब मोलरता 1 हो तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे स्थिरांक और ये। समझ में आ गया कि नहीं। तो फिर क्या परिभाषा निकली कि विलायक के 1000 ग्राम में विलीय पदार्थ की, अब इसकी परिभाषा क्या,
विलायक के कि 1000 ग्राम में विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर विलेय के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में जो उन्नयन प्राप्त होता है में जो उन्नयन प्राप्त होता है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का जो व्यक्त करते हैं वो किलो केजी प्रति मोल, केजी प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इस हमारे केवी की इकाई है, ये ध्यान रखना, या स्थिरांक केवी की इकाई, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम इसे मिटा दें, मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। तो मोलन, अब देखिए हम थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। वैसे हमारी यहाँ बात ये समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हम विलेय के अणुभार की गणना की निर्धारण करेंगे। लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर आपको ये भी बता दिया जाए कि यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं। तो यहाँ हमने ये करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना। देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना के बी बराबर एम इंटू आर इंटू टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एच वी डेल्टा एच से की जाती है। यहां पर टीवी विलायक का क्वथनांक है, टी बी अभी पीछे हमने माना है इसको, तो वही हम यहां लिख रहे हैं, टीवी विलायक का क्वथनांक। ठीक है, आर जो है ये हमारा रेडबर्ग कांस्टेंट है, जिसे गैस स्थिरांक कहते हैं।
हिल्बर्ट कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, ठीक है। एम जो है ये हमारा क्या है, विलायक का अणुभार है, वहां हमने इसको एम डैश माना हुआ है, तो आप चाहें तो यहां एम डैश लिख लें। चलिए एम डैश करेंगे, विलायक का अणुभार, ये हमारा विलायक का अणुभार है, ठीक है। अब आप पर एक चीज बची, डेल्टा एच वी, ये वाला टर्म, तो डेल्टा एच वी बराबर, ये थोड़ा अलग टर्म है, लेकिन ये क्या है, ये हमारी विलायक की मोलर वाष्पन, विलायक की मोलर वाष्पन ऊष्मा है, विलायक की मोलर वाष्पन ऊष्मा। ये जैसे हम गुप्त ऊष्मा मानते हैं ना, वो वाली ऊष्मा है, कहते हैं ना मैं गुप्त ऊष्मा, तो वो ये विलायक की मोलर वाष्पन ऊष्मा है, ठीक है। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। अब ये प्रतिग्राम वाष्पन ऊष्मा यदि हम निकालना चाहें तो विलायक की प्रतिग्राम वाष्पन ऊष्मा, जिसे LV से दिखाते हैं, तो LV इक्वल टू LV, V माने वेपर, LV इक्वल टू डेल्टा HV अपॉन M, डेल्टा HV अपॉन M, ठीक है। ये आ गई है। तो ये वाला जो समीकरण है फिर कैसे लिखा जा सकता है, अतः इसका मान इसमें पुट कर देते हैं, तो के बी इक्वल आर टी बी स्क्वायर, आर स्थिरांक सब जानते हैं, टी बी स्क्वायर ये हमने बताया विलायक का क्वथनांक क्या है, बटे। अब इसका मान हम इसे रख देते हैं 1000 LV, 1000 LV, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये हमारा सूत्र हो गया। वैसे सूत्र तो ये भी है जरूरत का, इससे पहले भी सूत्र है, तो इससे हम केवी की गणना कर सकते हैं किन्हीं विभिन्न परिस्थितियों में हमें किसी सवाल में आवश्यकता होती है। लेकिन अब प्रश्न आता है, क्योंकि अणुभार के क्रम में इन सब चीजों को देखा जाता है, चाहे ये क्वथनांक का उन्नयन हो, चाहे क्वथनांक का अवनमन हो, या फ्रीजिंग पॉइंट का अवनमन हो, तो ये देखिए इसको हम अब कैसे निर्धारित करते हैं। तो यहाँ विलेय के अणुभार का निर्धारण हमने किया है। अब देखिए विलेय का अणुभार क्या है, किसी विलेय के लिए W ग्राम किसी विलायक के W' ग्राम में घुले हुए, कोई विलेय हमने W ग्राम लिया है, उसको किसी विलायक W' ग्राम में घुल दिया गया है, तो विलयन की मोललता क्या होगी, M विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, ठीक है। तो अब ये हमने यहां मोलों की संख्या लिख दी, W/M माने ग्राम में भार बटे अणुभार, और यहाँ विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, इसीलिए यहाँ हमने W ग्राम में तोला है, तो 1000 का भाग दे दिया, तो इसके बराबर हो गया, या M इक्वल टू 1000 इंटू W, इसी का हमने ये सरलीकरण कर दिया है। अब TB जो है इज प्रोपोर्शनल टू, हमने बताया M के, यह सूत्र था हमारा TB इक्वल टू KBM, यहाँ पीछे हमने अभी डिस्कस किया है, तो उसके स्थान पर हम इस M का मान रख देते हैं, यहाँ M का मान यहाँ से उठा करके यहाँ रख देते हैं, और तब
हमारा ये एक सूत्र बन जाता है, एक सूत्र हमारा ये बन जाता है। और ये इसी को हम अणुभार के क्रम में लेते हैं तो अणुभार का ये सूत्र बन जाता है, बस इसी की उलटफेर है। तो आप यहाँ से उसका अणुभार भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑल अबाउट है क्वथनांक उन्नयन। और फिर किसी वीडियो में हम इसका प्रायोगिक मान कैसे निकालते हैं वो भी दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद एक और हमारा अणुसंख्य गुणधर्म है वो लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।